हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, हम लोग अभी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। क्या नाम है उसका? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस को हम लोग उसे 3 ग्रुप में बांटकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पहला ग्रुप है हमारा बेसिक टेंस, दूसरा है कंपैरेटिव, एंड तीसरा है शॉर्टकट। ठीक है ना। तो इन 3 लेवल पे हम लोग इस टेंस को पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें इस 3 लेवल पे हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, जिसमें पहला लेवल यानी बेसिक लेवल का जो टेंस है हमारा वो चल रहा है। और बेसिक लेवल के टेंस में हम लोग क्या सीखेंगे? तो बेसिक लेवल के टेंस में हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि अभी सीख भी रहे हैं, वह है एच भी और एम भी को बनाना। कैसे एच भी बनता है और कैसे एम भी बनता है, ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना। जिसमें से कि 6 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। क्लियर है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आगे एक नए टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो हम लोग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब बना रहे थे, इस हेल्पिंग वर्ब को बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज कर रहे थे? तो 3 प्राइमरी वर्ब का यूज कर रहे थे। वह 3 प्राइमरी वर्ब कौन थे? तो वह 3 प्राइमरी वर्ब थे डू, बी एंड हैव। डू, बी एंड हैव, ये 3 प्राइमरी वर्ब हमारे थे। इसी से हम लोग बना रहे थे, डू से ही बना रहे थे। क्या? डू से हम बना रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है ना। इसके बाद बी से हम लोग बना रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। हैव से बना रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। क्लियर है। तो ये हम लोग देखे थे क्या, और इन्हीं को, यही जो 3 है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स। मैं आपको बताया था कि हमारे ग्रामरियन इन तीनों वर्ब्स को प्राइमरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ तक की बात हम लोग पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आज हम आगे की पार्ट में बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है दोस्तों। आइए आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। ये 3 वर्ब जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इन्हें आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम आगे और भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसमें भी इन्हीं 3 वर्ब्स की सहयोग से, इन्हीं की मदद से हम हेल्पिंग वर्ब तैयार करेंगे और आगे कुछ कहानी को आगे बढ़ाकर चलेंगे लेकर। ठीक है ना। चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं फ्यूचर टेंस। जब फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर को भी 4 ग्रुप में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट जो बात है वह हमारा पहला बातचीत करेंगे आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के बात है। ठीक है। आज का जो हमारी बातचीत है
वह शुरू हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब भी बात करें तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब बनता है दोस्तों वह होता है शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब बनते हैं वो क्या होता है, क्योंकि ये जो प्राइमरी वर्ब अभी हम लोग देख रहे थे डू, बी, हैव, इन तीन का प्रयोग न करके इसके लिए दो अलग से हेल्पिंग वर्ब आते हैं जिनका नाम है शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। आगे देखते हैं, जब हम इस शैल और विल को, है ना, जब इस शैल और विल को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो देखेंगे इसकी बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वह है पहला, यदि मैं फर्स्ट बात करूं तो हमारा फर्स्ट है शैल। शैल का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके किसके साथ, तो शैल का प्रयोग करते हैं आई एंड वी के साथ। यदि हमारा सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। दूसरी बात है हमारा विल, ठीक है ना। विल की जब बात करें तो विल आई और वी को छोड़कर बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना, अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, तो अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अदर सब्जेक्ट्स बोलें तो वह हो सकता है यू, सी, ही, इट, दे एंड नेम। ठीक है। क्या हो सकता है, अदर सब्जेक्ट्स बोले तो यू, सी, ही, इट, दे और कोई भी नेम हो सकता है, वह सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है ना। तो इन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जब इस तरह से हम यूज करते हैं दोस्तों तो ये जो हमारी है इनका जो बिहेवियर है वह बदलता रहता है। आई और वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट्स के साथ यदि विल का प्रयोग करें तो इनकी बिहेवियर बदलती रहती है, चेंज होते रहता है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड। क्लियर है बात। नॉट फिक्स्ड यानी जो चीज़ फिक्स न रहे, अस्थाई न रहे, उससे हम लोग कहते हैं नॉट फिक्स्ड यानी अस्थाई। क्लियर। यानी ये परिवर्तनशील है, बदल जाता है, कभी भी बदलता रह सकता है। ये इसकी कहानी हुई। कोई दिक्कत है। जब इस तरह की कहानी होती है तो इसे भी हम लोग दो ग्रुप में बांट के लिए चलते हैं ना, इसे भी दो ग्रुप में बांटते हैं। वह कौन कौन दो ग्रुप हैं देखेंगे। तो पहला हमारा है इंटेंशन या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ओपिनियन। ठीक है ना। इंटेंशन कहें तो इसकी हिंदी होती है दोस्तों इच्छा, और ओपिनियन कहें तो इसकी हिंदी होती है विचार। क्लियर। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो हेल्पिंग वर्ब शैल है, शैल का प्रयोग यदि आई और वी के साथ कर दें और विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट्स के साथ कर दें, इनमें से किसी एक के साथ, तो ये जो बिहेवियर इसका होता है वो बदलता रहता है, नॉट फिक्स्ड होता है। क्लियर। नॉट फिक्स्ड होता है तो इसे भी नॉट फिक्स्ड के रूप में हम लोग दो चीज़ों को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। पहला होता है इंटेंशन या ओपिनियन, जिसमें मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। यदि मैं बोलूँ एग्जाम्पल, आई शैल बाय अ मोबाइल, आई शैल बाय अ मोबाइल। ठीक है ना। मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यूज किया, आई के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं। क्लियर है। आई के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं जिसका
कहा हुआ बात, इसकी मतलब क्या हुई कि ये नॉट फिक्स है, बदल भी सकता है, क्योंकि आई शैल बाय अ मोबाइल, ये मेरा ओपिनियन है, विचार है, मेरा इच्छा है कि मैं एक मोबाइल खरीदूंगा, लेकिन क्या मैंने मोबाइल खरीदा? नहीं, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं मोबाइल खरीद भी सकता हूँ, नहीं भी खरीद सकता हूँ। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए, इसके आगे हम दूसरी बात करें तो इसी का दूसरा पॉइंट्स होता है, वह है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट होता है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन, ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारी है? फ्यूचर एक्शन, ठीक है। अब फ्यूचर एक्शन की बात करें तो ये फ्यूचर एक्शन भी ऐसा है जो होने वाले हैं, कब? आने वाले टाइम में, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में ये होने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसको फ्यूचर एक्शन कहते हैं। फ्यूचर एक्शन भी नॉट फिक्स, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये फिक्स है कि हो ही जाएगा। जैसे इसकी भी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपको देखेंगे। माई फ्रेंड विल कम टुमारो, ठीक है ना। माई फ्रेंड विल कम टुमारो। अब यहाँ बात करूँ तो क्या इसमें भी देखेंगे कि जो मैंने माई फ्रेंड लिखा तो ये अदर सब्जेक्ट का हो गया, क्लियर है। अदर सब्जेक्ट्स के टाइप में आएगा माई फ्रेंड, इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया है, क्लियर। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, टुमारो ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, कल समय बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये क्या है ना कि इसमें अब मैं आपको बोलूँ क्या कल हो गया? क्या कल हो गया? नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुई है कल, ठीक है ना। क्या मेरा फ्रेंड आया? अभी तक तो नहीं आया है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है ना, मतलब यानी कि ये काम क्या है, हो सकता है कि कल मेरा दोस्त आ भी जाए, या किसी कारणवश कोई अचानक सडनली कोई बात हो, या कोई उसकी रूटीन प्लान चेंज हो जाए तो वह नहीं भी आ सकता है ना। तो इसी एक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है वह होगा ही या नहीं होगा, क्लियर। यहाँ तक की बातचीत को आप जल्दी से ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करूं, यदि मैं इसी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दूं, यानी कि सेल को इन सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ, और विल को इनके साथ प्रयोग कर दूं, तो क्या होगा? क्योंकि आप अभी तक बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचर आजकल ये कहते हैं पढ़ाने क्रम में क्या कि अब हम लोग क्या है ना, बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में अब सेल का प्रयोग कहीं नहीं होता है। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। ये हमारे कुछ टीचर्स आजकल बताने लगे हैं, बताने की काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों ऐसा नहीं है। आजकल इसी कारण से हमारा जो टीचर हैं क्या करते हैं, टेंस के गलत फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, जिसकी खामियाजा, जिसकी कह सकते हैं पनिशमेंट के तौर पे हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। इसी की मैं बात करूँ फर्स्ट, यदि मैं सेल के साथ क्या कर दूं, अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स बोलें, अदर सब्जेक्ट्स मतलब यही सब, यू, ही, सी, इट, यू, दे, नेम, कोई भी है ना। और यदि मैं इसका बात करूं विल का प्रयोग, विल, तो विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम लोग, विल का प्रयोग करेंगे किसके साथ? आई और वी के साथ, क्लियर है ना।
आई और वी के साथ यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनके एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं, इनका बिहेवियर बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बिहेवियर बदल जाती है और इनकी जब बिहेवियर बदलती है तो ये 4 तरह से बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, ये 4 तरह से बढ़ते हैं, 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं। क्लियर? चलेंगे देखते हैं ये 4 तरह से कौन कौन से तरह से बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब मैं सब्जेक्ट बदल दूं हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी सेल के साथ अदर सब्जेक्ट्स यूज करूं। अदर सब्जेक्ट्स बोले तो यू, सी, हिट, ही, इट, दे और कोई भी नेम, और विल का प्रयोग करें यदि आई और वी के साथ, तो हमारा पहला इससे क्या दिखता है, तो ये पहला चीज़ को एक्सप्रेस करेगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिस, किसी से वादा करना। ठीक है ना। दूसरी बात करूं तो ये होता है डिटर्मिनेशन। ठीक है। तीसरी मैं बात करूं तो ये होता है दोस्तों थ्रेट। एंड चौथी बात करूं तो ये हो सकता है हमारा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। क्लियर है बातचीत? यहाँ तक की बातचीत तो समझ में आ रही होगी। यानी कि जब हम सेल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करें और विल का प्रयोग आई और वी के साथ करें तो ये हमारा क्या चीज़ को शो करेंगे, तो प्रॉमिस को शो करेंगे, डिटर्मिनेशन को शो करेंगे, थ्रेट, थ्रेट कहें तो धमकी, चेतावनी को शो करेंगे। एंड ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कोई भी ऑफिस का कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम लिखते हैं ना, तो आपका एग्ज़ाम जब लिखते हैं तो उसमें एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो उस एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है बहुत सारी बात, है ना, जो कि हमारा ऑफिशियल होता है, यानी कि वह डायरेक्ट ऑफिस की तरफ से यानी कार्यालय की तरफ से वो इंस्ट्रक्शंस आए होते हैं। अब मैं बात करूँ एक एक करके चारों की। प्रॉमिस, तो प्रॉमिस क्या होगा, यदि आप किसी से कहते हैं क्या आई विल हेल्प यू, क्या बोलेंगे आप, आई विल हेल्प यू। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया, तो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने किसी इंसान के साथ क्या किया है, वायदे किए हैं, वादा किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लियर है बात? डिटर्मिनेशन, आपने अपने जीवन में कभी वादा किया है, अरे हाँ बोलो ना, कभी वादा किया आपने? आपने अब बोलोगे नहीं किया है, आपने ज़रूर वादा किया है। कभी अपने मम्मी से, पापा से, अपने बड़ों से तो वादा किए होंगे ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, कुछ भी तो वादा किए होंगे आप अपने पापा मम्मी से, ज़रूर प्रॉमिस किए होंगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी करके जॉब ज़रूर लूँगा। ठीक है ना, तो ये आपकी एक प्रॉमिस हो सकता है। तो जब ऐसी चीज़ों को बताना हो दोस्तों तो उसके लिए हम लोग आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो सकता है, तो डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, कहते हैं ना मैं दृढ़ निश्चय हूँ। ठीक है, किस क्षेत्र में, किसी भी बात को लेकर कह सकते हैं आप कि मैं दृढ़ निश्चय हूँ, तो वह हो सकता है आप अपने आप में संकल्प लेते हैं क्या, कि आप अभी जब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम और यू शैल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो आप कहना चाहेंगे वी विल, क्या कहना चाहेंगे, वी विल क्वालिफाई
क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, एक दृढ़ संकल्प है, ठीक है ना। एक संकल्प आपने लिया कि हम लोग इस एग्जाम के बाद एक क्या कर सॉरी इस प्रिपरेशन के बाद, इस तैयारी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। यानी कि ये आप एक कह सकते हैं अब की बार आखिरी बार। क्लियर है। चलिए थ्रेट की बात करें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं थ्रेट धमकी देना, किसी को भी धमका सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, डरवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उसमें लिख सकते हैं क्या कि जैसे देखिए क्या है, द आर्मी विल और शैल पनिश द टेररिस्ट। द आर्मी विल और सेल पनिश द थ्रेट टेररिस्ट। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें लगाएंगे, विल या सेल, कौन सा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे थ्रेट धमकी देने की बात है। ये जो आर्मी हमारा है दोस्तों, द आर्मी जो है हमारा, वह कौन सा कैटेगरी में आएगा, सब्जेक्ट्स का कौन सा कैटेगरी, आई और वी में या फिर अदर सब्जेक्ट्स में। तो आप बिल्कुल जी हाँ, आपने सही कहा कि यहाँ पे जो ये द आर्मी आएगी वह अदर सब्जेक्ट के कैटेगरी में आएगा। और जब अदर सब्जेक्ट के कैटेगरी में आए, थ्रेट शो करना हो, तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सेल होगा। क्लियर है। तो आप इस सेल को टिक लगा लेंगे ना। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, द आर्मी सेल पनिश द टेररिस्ट। क्लियर है। तो ये धमकी की बात हो गई। अब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की ओर देखते हैं हम लोग, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, चलिए यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको, लिखता हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों, नो, आप जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है क्या, नो कैंडिडेट, ठीक है ना, सेल और विल, नो कैंडिडेट सेल और विल ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा कि ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को कैसे शो करेगा। तो लिखा, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है कि नो कैंडिडेट सेल और विल ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फ़ोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस विभाग ने आपका एग्ज़ाम ले रहा है उस विभाग ने यह इंस्ट्रक्शन तय किया है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी कैंडिडेट मोबाइल फ़ोन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेकर आएंगे, है ना। तो ये बताइए यहाँ पे हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों वह भी सेल होगा। क्लियर है। क्यों सेल होगा, क्योंकि ये जो नो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं यह हमारा अदर सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है ना, अदर सब्जेक्ट के कैटेगरी में आएगा, इसलिए अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जल्दी से आप इस बात को देखेंगे ध्यान से, एक बार आप नज़रें निकालें, फिर मैं आगे कहानी को लेकर चलता हूँ।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बातचीत आप लोग उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे। और यहाँ तक की बातचीत को जब आपने देखा दोस्तों, तो ये एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे मैं जब सेल के साथ आई और वी का प्रयोग कर रहे थे और विल के साथ अदर सब्जेक्ट्स का प्रयोग कर रहे थे, तो इसे हम लोग बोले थे नॉट फिक्स्ड। इसकी बिहेवियर को हम लोग क्या बोले थे? नॉट फिक्स्ड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या, इसी को जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी कि सेल के साथ अदर सब्जेक्ट्स, विल के साथ आई और वी का प्रयोग किए, तो इसकी बिहेवियर क्या होगी? तो इसकी बिहेवियर फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स्ड, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है। जब भी आप किसी से, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को निभाना पड़ता है। इसीलिए आप लोग गाना भी सुने होंगे, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। आप ये गाना ज़रूर सुने होंगे। तो वादा टूट जाता है किसके लिए? जो वादे को निभाते नहीं, उसका जो वादे निभाते हैं उनका कभी टूटता नहीं। तो ये जो है सो फिक्स्ड बिहेवियर में आएगा, यानी कि फिक्स्ड चीज़ है, कभी बदलता नहीं। एक बार जो मैंने वादा किया उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। क्लियर है? डिटर्मिनेशन, जब एक बार हम सोच लिए, मैंने ठान लिया मुझे ये करना है, तो वो कभी बदलना नहीं चाहिए, इसलिए अभी फिक्स्ड बिहेवियर के रूप में आएगा। थ्रेट, किसी को आप धमकी देते हैं तो आपकी बिहेवियर क्या होती है? बिल्कुल बदला सा होता है, फिक्स होता है, वहाँ पे बदलता नहीं है। ये नहीं कि अभी मैं धमकार, माँ कसम एक एक को चुन के मारूंगा, ये अभी धमकी दे रहे बाद में है करने लगे, ऐसी बिहेवियर नहीं होती है ना। जब धमकी दे रहे हैं, बिहेवियर पूरी बदल चुका है, तो कंप्लीट वैसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं। ठीक है। तीसरी बात, आगे नेक्स्ट बात है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं वो भी कभी बदलते नहीं है दोस्तों। कभी ऐसा हुआ क्या कि नो कैंडिडेट, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो भी उस इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो नहीं किया और आप ऐसे ही मोबाइल फ़ोन लेकर घुस गए एग्जाम में, वहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, चेक करने वाले होते, कभी आप बाय मिस्टेक किसी तरह से छिप गए, आपका नहीं पता चला, ले गए तो अलग मैटर है, बट नहीं ले जाने के अलावा होता है। क्लियर है ना? इस तरह से इन बातों को आप देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आगे ले चलते हैं कहानी को। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये था हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की कुछ कहानी दोस्तों। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर। ठीक है ना? अब इसी हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे आप। ये जो हेल्पिंग वर्ब की कहानी मैंने आपको बताई सारी, इन बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे पूरे फ्यूचर टेंस को आपको पढ़ना है। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? फ्यूचर इंडेफिनिट तो हम लोग देख लिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जब भी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल तो रहेगा ही। इसमें अब क्या है ना, सेल और विल के बाद हम लोग कंटिन्यूअस के लिए, मैं आपको बताया था जब हम लोग प्राइमरी वर्ब को देखे थे, तो वहाँ पे बी को देखे थे ना। बी को कंटिन्यूअस के लिए, यानी कि इसको क्या करने के लिए? कंटिन्यूअस बनाने के लिए। ठीक है? कंटिन्यूअस बनाने के लिए बी वर्ब का जो बी फॉर्म है, बी वर्ब का जो फॉर्म था, उसका हम लोग प्रयोग करते थे। ठीक है? जो प्राइमरी वर्ब हमारा बी था, उसके वर्ब, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, यानी कि कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग बी वर्ब का प्रयोग कर रहे थे। क्लियर है बात? तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेल और विल के बाद कंटिन्यूअस बनाने के लिए बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब कंटिन्यूअस हो तो V1 प्लस ING फॉर्म वर्ब का यूज होता है, ये तो आपको पता है। चलिए, यही हमारी बात है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों बी है ना, इस बी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बी को अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना कह के, यहाँ पे इसको हम लोग पार्टिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना?
चलिए, तो बी को हम लोग यहाँ पे पार्टिकल के नाम से जानते हैं और ये सेल और विल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। पार्टिकल जब भी होता है दोस्तों, तो पार्टिकल का यूज हम लोग हमेशा वर्ब के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? पार्टिकल का प्रयोग हमेशा हम लोग वर्ब के साथ करते हैं, वर्ब के साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इसकी स्ट्रक्चर। अब इसी के आधार पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल, he will be writing a letter। he will be writing a letter। ठीक है, ये तो हो गया अफर्मेटिव में, he will be writing a letter। यदि इसी की मैं निगेटिव बनाऊँ तो आपको पता है कि हम लोग जब भी यूज करते हैं नोट का तो कहाँ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सेल और विल ही तो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो सेल और विल के बाद और पार्टिकल के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर है बात? तो इसी तरह से आप बनाएंगे इसका क्लोज इंडेड, विल ही बी राइटिंग अ लेटर। तो ये क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव बन गया। इसी के आधार पे फिर आप ओपन इंडेड भी बनाना चाहेंगे तो होगा क्या? व्हाट विल ही बी राइटिंग। मैं आपको बताया हूँ फर्स्ट पार्ट में कि इसके बाद यदि मैं लिख दूँ व्हाट विल ही बी राइटिंग अ लेटर, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस के नाम से जानते हैं, ये आपको मैं पार्ट 1 में बताया था, है ना। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो हमारी हो ही गई। फ्यूचर परफेक्ट बात किसकी करना है हम लोग को? फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए भी दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि परफेक्ट जब भी बनाना होता था तो हम लोग एक वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, वह था हमारा हैव। परफेक्ट के लिए हम लोग किस वर्ब का प्रयोग कर रहे थे? हैव, है ना। हैव, हैड, हैड। तो इसका प्रयोग कर रहे थे ना हम लोग परफेक्ट के लिए। तो यहाँ भी इसका यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? शैल और विल प्लस हैव प्लस, और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारे परफेक्ट का स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है ना बात? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसी से हम फिर से इसी सेम सेंटेंस को, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं इसी को हम लोग बनाते हैं क्या? एग्जाम्पल। तो क्या बनेगा? ही विल बी राइटिंग अ लेटर, कंटिन्यूअस में था, अब इसे परफेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? ही विल हैव रिटेन। ही शैल और विल में, तो विल हैव V3, राइट का V3 रिटेन, ठीक है ना। ही विल हैव रिटेन अ लेटर। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा, इसी को मैं बनाऊँ नेगेटिव, तो ही विल नॉट। क्या होगा? ही विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी बातचीत चलती रहेगी आगे। अब हम लोग इसी को फिर से करेंगे क्या? क्लोज इंडेड, विल ही
विल ही हैव रिटेन, ओपन एंडेड व्हाट विल ही, है ना। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। आप जल्दी से इन चीज़ों को आप देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बातचीत आप लोग देख लिए होंगे। अब हम आगे कहानी को लेकर चलते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट की ओर आगे चल रहे हैं ना हम लोग। आगे अब एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट की ओर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे, यहाँ तक अच्छे से देख लिए होंगे। मैं इसे अब इरेज करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए अब इसके आगे अब हम लोग बहुत ही खूबसूरत बातचीत को करते हैं। अभी तक हम लोग बेसिक वर्ब को बेसिक टेंस को पढ़े थे, जिसमें बेसिक टेंस कुल मिलाकर अभी तक जितना हम लोग पढ़ लिए वह कुल मिलाकर 9 हुए। कितने पढ़े? 5 + 4 9 पढ़ चुके। चूँकि 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का, 3 फ्यूचर का पढ़ लिए। क्लियर है ना। अब हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट बचा हुआ है जिसकी बात अब हम करने चल रहे हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं वो भी। आगे पॉइंट पे चलने से पहले दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरा आने वाले वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अब वह हमारा अगला खूबसूरत पॉइंट है, वह क्या है? तो वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि हम लोग देख रहे थे, आप सबके मन में डाउट भी हो रहा होगा शायद, क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट को तक पढ़ा है, फ्यूचर परफेक्ट तक पढ़ा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो बात कहीं कर ही नहीं रहे थे। तो शायद आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि वो कब पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे। तो आज आपकी इंतज़ार ख़त्म हुई। अब हम लोग आते हैं बहुत ही खूबसूरत पॉइंट की ओर, वह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये मैं आपको पहले अब बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये एक्चुअल में कोई टेंस नहीं होता। यह दो अलग अलग टेंस का मिलन होता है। दो अलग अलग टेंस को मिलने से बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जब दोनों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है बात? तो ये इस तरह से हमें ये पता चला कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो अकेला कोई टेंस नहीं, वह दो टेंस के मिलने से बनता है ना। चलिए मैं आपकी खुशी के लिए एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अच्छा,
आसानी से आप समझ सकें। यदि मैं लिखूं दोस्तों हिंदी में, क्या हम एक घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ रही होगी। हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो ये हम लोग क्या है ना कि हम इस बात को अगर आप हटा दें तो सिर्फ क्या होगा, हम टेंस पढ़ रहे हैं। यदि यहाँ से यहाँ तक की बात को आप हटा दें, 1 घंटे से ये जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को आप यदि हटा दें तो क्या पता चलेगा, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें से 1 घंटे को हटा दिए तो क्या मिलेगा हमें, हम टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ हमारा, हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, पढ़ रहे हैं लास्ट में मिल रहा है आपको, देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो ये 1 घंटे है, ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, तो यही 1 घंटे से जो है, यही जो है हमारा परफेक्ट को बता रहा है, ठीक है ना, कि ये हमारा सेंटेंस परफेक्ट है, यानी कि ये परफेक्ट बनाता है। और इधर जो है कंटिन्यूअस, कुल मिलाकर बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, इसी बातचीत को मैं समझाने के लिए आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, ध्यान से देखेंगे आप दोस्तों, आप मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत पॉइंट की ओर आगे आपको लेकर चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन खींचना चाहूँगा आपको समझाने के लिए। यह एक टाइमलाइन खींच दिया मैं, ठीक है ना। अब इस टाइमलाइन में मैं अगर बात करूँ तो वह बातचीत क्या है कि अभी हमारे घड़ी में आप टाइम देखेंगे तो हो रहा है 11, यानी कि यहाँ ये हमारा टाइम हो रहा है अभी 11:39 AM, ठीक है। अभी हमारे जो टाइम हो रही है 39 हो रहा है, 11:39 हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं 1 घंटा पीछे चलूँ, ठीक है दोस्तों, क्या करूँ, 1 घंटा पीछे चलूँ, तो यह 1 घंटा पीछे में आपको क्या मिलेगा, तो अभी से 1 घंटा, यानी कि अभी मेरा टाइम हो रहा है 11:39। इससे 1 घंटा पीछे आ जाऊँ तो उस टाइम मेरा क्या टाइम हो रहा होगा, तो उस टाइम मेरा टाइम हो रहा होगा 10:39, यानी 10:39 AM, क्लियर है। ये जो अभी चल रहा है टाइम 11:39 का टाइम जो है अभी का टाइम, ये हमारे लिए क्या हुआ, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम हुआ। कौन सा टाइम हुआ दोस्तों, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम हुआ। यदि इससे 1 घंटा पहले मैं आ जाऊं तो वह हमारा कौन सा टाइम हुआ, तो ये हमारा पहले की बात जब हम करते हैं तो ये हमारा पास्ट टेंस हुआ, क्लियर है ना। तो यानी कि अब देखेंगे यहाँ से, यानी कि ये 10:39 से लेकर 11:39 तक की जो बीच का ये 1 घंटा का कंप्लीट जो टाइम है वह हमारे लिए क्या हुआ, तो वही हमारे लिए हुआ परफेक्ट टाइम। क्या हुआ, यह जो 11:39 से 1 घंटा पहले 10:39 के बीच की बात करें, यानी इस 1 घंटे का बीच का जो टाइम है वह हमारे लिए परफेक्ट टाइम हुआ, क्लियर है। परफेक्ट यानी परफेक्ट मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट मतलब वह काम जो काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक की बात आप समझ गए। अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात की ओर समझाना चाहता हूँ दोस्तों। अभी तक हमारी हेडिंग आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, हमारा टॉपिक का हेडिंग है टाइम एंड टेंस, लेकिन मैं आपको बताया था कि टाइम एंड टेंस को आगे समझाऊंगा, है ना। मैं आपसे बोला था कि टाइम एंड टेंस क्या होता है,
उसे मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टाइम। पहले समझते हैं थोड़ी सी बात को, अच्छे से बात चीज़ को समझते हैं। बहुत खूबसूरत बात है ये, टाइम को समझते हैं। और एक लिखें तो वह हमारा दूसरा है टेंस, टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो टाइम एंड टेंस क्या होता है दोस्तों? तो टाइम होता है हमारा, बात को समझेंगे, ये अभी 1139 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले 1039 में पढ़ रहे थे। तो वह मान लो कि 1 घंटा पहले की बात मैं करूं, तो ये 1 घंटा पहले के बीच का जो भी टाइम बात हुआ, क्या अभी भी वही बात है? यदि मैं आपसे बोलूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, तो वह एग्जांपल क्या है? यदि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, तो अगर मैं बोलूँ कि 1 कप चाय, क्या है, 1 कप चाय की बात यदि मैं करूँ, तो अभी से थोड़ी देर पहले मुझे चाय मिला था, जो मैंने क्या किया, चाय को पी लिया। जब मैं आपसे बोलूं कि अभी से थोड़ी देर पहले चाय कहाँ थी, तो आप कहोगे वह चाय कप में थी। ठीक है ना, अभी से थोड़ी देर पहले चाय कप में थी, बट अब वह चाय कहाँ है? तो हमारे पेट में है, क्योंकि मैं उसे पी गया। तो ये बात है, यानी कि यहाँ से जो पहले की जो बात थी वो क्या है? परिवर्तन। पहले चाय कप में था, फिर उसे हम पी गए, हमारे पेट में गया, है ना। तो ये क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, यानी टाइम के अनुसार हुआ, टाइम के साथ साथ बदलाव आए उसमें। तो इसीलिए हम लोग टाइम को कह सकते हैं अ स्टेट ऑफ, क्या, अ स्टेट ऑफ चेंज। क्लियर है बात? टाइम क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है अ स्टेट ऑफ चेंज। टाइम हमारा हो गया अ स्टेट ऑफ चेंज, तो ये इसी को हम लोग टाइम कहते हैं। अब टेंस की बात करें तो क्या होगा? तो टेंस देखेंगे, मैं यदि आपसे बोलूं कि सुबह 7 बजे आप क्या कर रहे थे, मैं आपसे बात करूं कि सुबह 7 बजे आप क्या कर रहे थे, तो हमने किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट किया, यानी एक पार्टिकुलर टाइम की बात किया कि उस टाइम आप क्या कर रहे थे। क्लियर है ना? तो उस समय आप क्या कर रहे थे, ये मैं आपसे जानने की कोशिश किया। तो उस टाइम जब आप बात करोगे तो बताएंगे, एक पार्टिकुलर समय के बारे में बताएंगे कि सर, हो सकता है आप में से कुछ लोग उस टाइम पढ़ रहे होंगे, या फिर उसमें से आप में से कुछ लोग उस टाइम हो सकता है सो रहे होंगे। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि टाइम जो होता है वह स्टेट ऑफ चेंज होता है, यानी कि ये परिवर्तन होते रहता है। समय नहीं, ऐसे भी हम लोग कहते हैं क्या कि समय के अनुसार लोग बदलते रहते हैं। क्लियर है बात? या फिर छोड़ इस बात को, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, यदि मैं इस अर्थ की बात करूँ, अर्थ ये जो हमारा अर्थ है, भूमि है, ज़मीन है, धरती, इसकी बात करूँ तो इसका 3 डायमेंशंस हैं। क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 है। और एक चौथे डायमेंशंस की बात करें तो आजकल हमारे लोग कहने लगे हैं चौथा डायमेंशंस टाइम ही होता है, जो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है ना। तो उसी को टाइम को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ चेंज। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अभी से थोड़ी देर पहले चाय हमारी कहाँ थी? कप में था। अब हमारा चाय कहाँ है? तो हमारे पेट में है। यानी वो समय के अनुसार क्या हो गया, उसका जगह परिवर्तन हो गया, बदल गया उसकी अवस्था, ये हो गया। दूसरी बात हमारे टेंस की बात करें तो टेंस वो होता है दोस्तों जिस पॉइंट ऑफ टाइम में जो बदलाव आता है। क्या है? जिस पॉइंट ऑफ टाइम में जो परिवर्तन आता है, उसी समय को, उसी पॉइंट को हम लोग टेंस कहते हैं। बात समझ आ रही है? जिस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, परिवर्तन आता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम वेयर अ चेंज टेकन प्लेस। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आपको? पॉइंट ऑफ टाइम इज टेंस इज
पॉइंट ऑफ टाइम वेयर अ चेंज टेकन प्लेस। टेंस जो है सो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहाँ पे कोई परिवर्तन होता है। चलिए क्लियर है। तो ये क्या हो गया बात, यहाँ तक हमारी बातचीत, यहाँ तक की बातचीत समझ में आ रहा होगा कि टेंस जो होता है, हम लोग टाइम को देखें, टाइम हुआ हमारा क्या, अ स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था। टेंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम वेयर अ चेंज टेकन प्लेस, परिवर्तन का वह पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पे कोई परिवर्तन होता है, ठीक है ना। समय का वह पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पे कोई परिवर्तन होती है। जैसे कि मैंने आपसे अभी एग्जांपल बोला था कि यदि मैं बात करूँ कि सुबह 7 बजे आप क्या कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सुबह 7 बजे हम पढ़ रहे थे, कोई हो सकते हैं बोलेंगे सुबह 7 बजे हम सो रहे थे। क्लियर है ना। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होंगे। क्लियर, मैं किसी एक पार्टिकुलर टाइम की बात किया। चलिए इसी को मैं एक और, ये जो टेंस है इसके एक और भी डेफिनेशन दे सकते हैं। वह डेफिनेशन क्या होगा, फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच, फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच represents an action on, which represents an action on a point of time, ठीक है ना, which represents an action at a point of time। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या लिखा कि फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब की वह फॉर्म जो क्या करता है, फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच, जो रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करता है किसी को, एन एक्शन, एक एक्शन को, रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी खास बिंदु पे, समय के किसी खास बिंदु पे एक एक्शन को जो रिप्रेजेंट्स करता है उसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंस बोलते हैं। टाइम तो समझ गए। तो यहाँ तक आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम और टेंस क्या होता है। टाइम, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या, कि टाइम जो परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, क्यों, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ चेंज, बदलने की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था। टेंस क्या होता है, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी परिवर्तन आता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम को टेंस बोलते हैं। क्लियर है बात। तो इस तरह से यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैं अब बात करूँ दोस्तों आपसे, तो यहाँ तक जब मैं बात करूँ परफेक्ट की, तो परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इस इतनी सारी बातचीत को समझ कर क्या हमें पता चला कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि 1139 की बात कर रहा था, तो 1139 प्रेजेंट टाइम था हमारा, 1039 पास्ट टाइम था, ठीक है। तो इसके बीच में यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ, यानी इस 1 घंटा के बीच का जो भी काम हो चुका है वो मेरा क्या है, कंप्लीट है, परफेक्ट है ना। यानी जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप यदि कोई भी डिश बनाते हैं, क्या करते हैं, डिश बनाते हैं, मैं पूछूँ आपसे वह डिश कैसा है, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे आप यह डिश बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर है, क्या बोलेंगे, वह डिश बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट मीन्स वह काम जो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इससे हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है, क्या है वो, कंप्लीट। क्लियर है बातचीत। पहला पॉइंट निकल कर आया क्या, कंप्लीट, यानी कि जो काम पूरा हो जाए उससे हम लोग परफेक्ट कहेंगे। यानी कि इतना 1039 से 1139 का बीच का जो भी पढ़ने का सिलसिला था हमारा वो कंप्लीट हो चुका। अब तो ये आगे जा रहा है कंटिन्यूअस में। क्लियर है,
चलेंगे नेक्स्ट। इसी का दूसरा स्टेप पॉइंट आता है जो होता है दूसरा क्या, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्लियर है बात। यानी कि जिस चीज़ को फिर से इम्प्रूव करने की कोई चांस ना हो, है ना। यानी कि जो काम अभी यहाँ से यहाँ तक कि जो टाइम खत्म हो गया, यानी कि जो भी पहले के समय खत्म हो चुका है, अब मैं फिर से चाहूँ कि उसमें कोई परिवर्तन ले आऊँ, बदलाव ले आऊँ, तो क्या ये संभव है? नहीं है संभव। तो इसीलिए इसको बोलेंगे नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे कोई भी उसमें परिवर्तन करने की, उसमें बदलाव करने की, सुधार करने की कोई भी चांस ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्लियर है। चलिए थर्ड पॉइंट हमारा है दोस्तों, इसी से थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्या, इफेक्ट कैन बी सीन और इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, परफेक्ट टाइम में जो भी काम हुआ है, उस काम का जो भी इफेक्ट हुआ था, जिस तरह से भी कोई भी असर आया, प्रभाव हुआ, उस प्रभाव को या तो हम अभी भी देख सकते हैं या फिर उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। क्लियर है। जैसे मैं पूछूं कि अभी से थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था फ्यूचर टेंस क्या होता है, शैल और विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। मैं पूछूं कि फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो आप बताओगे 2 होते हैं। कौन कौन? शैल और विल, ठीक है ना। तो ये जो भी बातचीत मैं पूछ रहा हूँ आप बता पा रहे हैं, तो ये क्या है, उसी बातचीत का, अभी से थोड़ी देर पहले जो भी हम लोगों ने बातचीत किया, उसी बातचीत का इफेक्ट है जो अभी भी प्रभाव अपनी दिखा रहा है। हम उससे उसकी प्रभाव को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपने उस चीज़ों को सुना है, समझा है और सीखा है। क्लियर है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, इसका हम डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं दोस्तों। क्या है ना कि वो डेफिनेशन हम यहीं पे लिख देते हैं आपसे। आप ध्यान देंगे कि अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट, क्लियर है, एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन। क्लियर है बात। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। हमारी इतनी सारी बातचीत से एक डेफिनेशन, परिभाषा तैयार हुआ। वह क्या है परिभाषा, कि अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, यानी किसी भी एक्शन का, किसी भी कार्य का वह भाग जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन, और उसके कुछ हिस्से ऐसे हैं, यानी कि इसी काम का कुछ हिस्सा ऐसा जो कंप्लीट हो चुका है और कुछ हिस्सा ऐसा जो अभी भी चल रहा है। क्लियर है। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बातचीत को आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं। चलिए यहाँ तक की बात आप समझ गए। अब हम क्या है ना दोस्तों कि बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे, ध्यान से, कि हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन दोनों टेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन सा वर्ड, इन दोनों टेंस को जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है जो ये जोड़ रहा है, वह है से। क्लियर है ना। तो ये से ही है जो इस खूबसूरत सी बात को जोड़ रहा है। अब इस से को हम लोग लिखने के लिए, दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत से वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, वह है फॉर या सिंस। क्या है वो, फॉर या सिंस प्लस
टाइम। क्लियर है बात। ये जो से है ये क्या करता है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस से को बताने के लिए हम लोग बहुत खूबसूरत सा वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्लियर। यहाँ तक की बातचीत को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, फिर आगे कहानी को लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातचीत आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मेरे साथ इन बातों को पूरे अच्छे से देखेंगे तो हमने आपको क्या बताया कि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने बताया कि यह कोई टेंस नहीं होता, यह दो टेंस का मिलन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इन दोनों टेंसों का यह मिलन होता है। क्लियर है ना। जिसमें एग्जाम्पल मैं लिखा था आपकी खुशी के लिए, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या देखें कि हम यदि इस 1 घंटे से को हटा दें तो हमें क्या पता चलेगा कि हम टेंस पढ़ रहे हैं। यह कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। और इसी को परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ बता रहा है 1 घंटे से, यानी 1 घंटा पहले से पढ़ रहे हैं, जो कि 1 घंटा पहले का काम परफेक्ट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट है, यानी कि वह क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बात में हमारी है। इसी के बाद मैंने आपको एक टाइमलाइन खींच के दिखाया, प्रेजेंट पास्ट। यहाँ पर मैंने फिर आपको ये अपनी हेडिंग को समझाया, टाइम एंड टेंस। स्टेट ऑफ चेंज को टाइम कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम वेयर अ चेंज टेकन प्लेस, इससे हम लोग कहते हैं टेंस, यानी समय का वह बिंदु जहाँ पे कोई परिवर्तन होता है। क्लियर। या फिर इसी को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं अलग से, क्या, फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। यहाँ तक की बातचीत को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अब हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस सिंस और फॉर को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ अब, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसी सेंटेंस की जब मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, से। और इसी से के लिए मैंने आपको बताया कि हम एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड का प्रयोग करते हैं हम लोग, फॉर, या जिससे कहते हैं सिंस। फॉर या सिंस, ठीक है ना, प्लस टाइम। फॉर और सिंस प्लस टाइम। अब जब हम फॉर और सिंस की बात करते हैं दोस्तों, तो फॉर और सिंस को भी बताने के लिए, फॉर और सिंस को भी हम लोग 3 तरह से बताते हैं, ठीक है ना। फॉर और सिंस प्लस टाइम की जब बात करें तो इसमें टाइम को बताने के लिए हम लोग 3 चीज़ का प्रयोग करेंगे। या मैं इन 3 चीज़ों को यहाँ लिखता हूँ। 3 चीज़ होंगे, वह क्या क्या, तो पहला हमारा वर्ड हो सकता है, यानी टाइम को हम लोग वर्ड में दर्शा सकते हैं, वर्ड यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फ्रेज यूज कर सकते हैं, या फिर तीसरा हो सकता है एक सेंटेंस भी यूज किया जा सकता है टाइम को बताने के लिए। किसी को बताने के लिए, तो वह हमारा है टाइम, टाइम को बताने के लिए। क्लियर है ना। आइए अब सिंस और फॉर का प्रयोग को देखते हैं आगे। क्लियर। अब हमारा हेडिंग आगे होगा
यूजेज ऑफ सिंस एंड फोर, चूँकि दोनों ही का प्रयोग सीखना है हमें, सिंस एंड फोर। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातचीत देखेंगे। चलिए पहला हम ले चलते हैं सिंस की ओर। जब फर्स्ट बात करें सिंस, क्या हमारा है? सिंस की जब बात करते हैं तो यह सिंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम। किस लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। यानी सिंस से हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, पॉइंट को। चलिए अब पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, यानी इसी को हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, क्या? पॉइंट ऑफ टाइम को ही एक और नाम दे सकते हैं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टाइम। ठीक है ना। एक स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखिए वो स्पेसिफिक टाइम क्या क्या हो सकता है। तो पहला बात करेंगे तो वह हो सकता है डे, डेट, मंथ, ईयर्स। ठीक है, ईयर्स हो सकता है, सीजन हो सकता है, कोई भी मौसम का नाम, और वेदर हो सकता है। ठीक, सॉरी, वेदर। वेदर हो सकता है। चलिए तो यहाँ तक की बात इसमें हमारा, यानी कि जब भी कहीं भी कोई डेट की बात करना हो, कोई डे हो, कोई दिन का नाम, डेट तिथि, कोई महीना, कोई भी ईयर्स, सीजन, वेदर की बात करें तो ये सब आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं इसका एग्जांपल। सिंस मंडे, सिंस मार्च। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 10th जनवरी, सिंस 10 जनवरी। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। ईयर की भी एक एग्जांपल देख लीजिए। ईयर की बात करें तो सिंस 1947, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है दोस्तों पार्ट ऑफ अ डे। पार्ट ऑफ अ डे, दिन के भी हिस्सा में बांटते हैं। दिन को भी हम लोग 2-3 पार्ट में बांटते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऐसे बांटते हैं ना। तो उस जो पार्ट हुआ उस पार्ट के साथ भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, यानी आफ्टरनून जो बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो इस तरह से हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला है हमारा अगला जो पॉइंट है हमारा वह है दोस्तों
थर्ड पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेजेज ऑफ लाइफ। स्टेजेज ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का भी स्टेज होते हैं, बचपन, युवापन, प्रौढ़ापन, वृद्धापन, ऐसा कुछ। तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करेंगे, जैसे सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना, सिंस एडल्ट हुड, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला हमारा है नेक्स्ट 4 नंबर, वह हमारा 4 नंबर होगा दोस्तों, ओकेजन और इवेंट। कोई दिक्कत? जब भी किसी खास ओकेजन या इवेंट की बात करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह से सिंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका भी, तो बोल सकते हैं हम लोग सिंस दिवाली, सिंस हिज वेडिंग, सिंस हिज वेडिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सिंस का रूल हुआ, जो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं इतने लोग के साथ। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, जल्दी से आप इनको नज़रें निकालेंगे, आप देखेंगे, थोड़ी सी ध्यान देंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कहानी की ओर। जो हमारा आगे की कहानी है दोस्तों, वह कहानी है 4 का यूज ना। यहाँ तक की बातचीत आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा 4। अब हमारा अगला रूल है दोस्तों, यूज ऑफ 4। और जो यूज ऑफ 4 है, यह यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 4 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए 4 का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो इसमें पहला रूल हमारा है दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए इंडेफिनिट ड्यूरेशन। इंडेफिनिट ड्यूरेशन बोले तो वैसा कोई भी काम का उस तरह से ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के बारे में हमें कोई पता ना हो, उसकी कोई जानकारी ना हो कि कब शुरू हुआ कब लास्ट हुआ। जैसे एग्जांपल देखें तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम बोल सकते हैं। इसी तरह से और भी बना सकते हैं। दूसरा इसी का होता है दोस्तों, वह हमारा है न्यूमरल प्लस टाइम, न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड। न्यूमरल कहें तो नंबर, कोई भी नंबर दे सकता है, 1 2 3 4 5 10 ऐसे कोई भी नंबर दे सकता है, प्लस टाइम वर्ड यूज कर सकता है उसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 4 का प्रयोग, जैसे 4
10 ईयर्स। क्लियर है? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड हुआ हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा इसी 4 का, वह हुआ कैलकुलेटेड टाइम। ठीक है ना? थर्ड हमारा क्या हुआ? कैलकुलेटेड टाइम को बताने के लिए भी हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फॉर अ सेंचुरी, फॉर 100 ईयर्स कर सकते हैं, या फॉर सेंचुरी कहिए ना, फॉर अ सेंचुरी। और सेंचुरी का मतलब पता होगा आपको कि सेंचुरी हम लोग बोलते हैं 100 ईयर्स को। 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। ये तो आपको मालूम है ना? तो इस तरह से हमारा 4 का यूज है दोस्तों। आप इसको जल्दी से ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? यहां तक की बातचीत आपको समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, अब हम आगे कुछ, अब नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ने से पहले इसी सिंस और 4 पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? मैं ये वाला पॉइंट को सिर्फ इरेज करता हूँ, बाकी इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इससे मैं यहीं पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेटेड टाइम, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या? तो वह एग्जाम्पल होगा फॉर अ सेंचुरी। ये तो आपको पता है, यहाँ तक हो गए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं ना। तो वह क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से लिखेंगे। ब्लैंक लास्ट मंडे, नेक्स्ट है आई सा हर। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है द इनॉग्रेशन ऑफ आवर कॉलेज। इनॉग्रेशन ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, तरुण लेफ्ट द टाउन। ठीक है? अगला है क्वेश्चन, क्या होगा अगला क्वेश्चन दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है मैनी ईयर्स अगला क्वेश्चन हो सकता है यस्टरडे। इसके आगे का क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, वह हो सकता है हमारा 6 days and 7 nights। ठीक है ना? इस तरह से ये दो हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं। 10 o'clock
एक क्वेश्चन हो सकता है द लास्ट वीक, और एक हो सकता है लास्ट वीक। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों। तो आप इनमें अब जल्दी से फिल करेंगे, क्या फिल हो सकता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है लास्ट मंडे। लास्ट मंडे क्या है तो कौन सा, आज से मैं बोलूँ ना लास्ट मंडे को मैं दिल्ली गया था, तो लास्ट मंडे बोलूँ मतलब क्या, अभी से जो पहले जो मंडे बीता है उस मंडे की बात करें, यानी कि एक खास टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके आधार पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आज साहर, जब मैं उसे कभी देखा था, तो जिस समय देखा होगा वो एक कोई न कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो जरूर रहा होगा। जिस समय मैं उसको देखा था वह कोई न कोई पॉइंट ऑफ टाइम जरूर रहा होगा, इसलिए इसके आधार पे हम यहाँ पे भी सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस आई सा हर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इनॉग्रेशन, द इनॉग्रेशन ऑफ आवर कॉलेज। इनॉग्रेशन का मतलब शिलान्यास कर सकते हैं या शुरुआत। ठीक है ना, हमारी कॉलेज की शुरुआत, शिलान्यास। तो यह भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, कोई खास समय पे होता है। ठीक है ना, तो इसलिए भी इसके आधार पे भी यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तरुण लेफ्ट द टाउन। जब तरुण गया शहर को, क्या किया, छोड़ा, यानी शहर से कहीं गया बाहर, तो जिस समय गया वो कोई ना कोई खास डेट रहा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम वो भी शो कर रहा है, इसलिए इसके आधार पे भी हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, सिंस तरुण लेफ्ट द टाउन। यहाँ तक की बात तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, बोल रहे हैं मैनी ईयर्स, बहुत साल, मैनी ईयर्स बहुत साल। तो ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब कि यह पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं, ड्यूरेशन बता रहा है। बहुत साल, कौन बहुत साल, कितने साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, हमें नहीं पता। यह बहुत साल की बात कर रहा है, तो यह पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा है, इसलिए इसके आधार पे हम यहाँ पे फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आइए अस्टरडे की बात करें दोस्तों, तो अस्टरडे मतलब आज, अस्टरडे आपको पता है कि कौन सा अस्टरडे की बात करें, तो अस्टरडे यानी कि आज से जो बीता हुआ कल है, कल जो बीत गया, तो यह भी एक सिंस खुलेगा ना, सिंस अस्टरडे। क्लियर है, क्योंकि यह अपने आप में भी, यह भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं सिंस डे, 6 डेज एंड 7 नाइट्स, 6 दिन और 7 रात। तो यह क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए इस ड्यूरेशन के आधार पे हम यहाँ पे 4 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। 10 o'clock, यह एक पॉइंट ऑफ टाइम को बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंस। यहाँ पे देखेंगे द लास्ट वीक, पिछला सप्ताह जो लास्ट वीक खत्म हो गया, 7 डेज का एक अंतराल है, 7 डेज के एक अंतराल को लास्ट वीक बोल रहे हैं हम लोग, तो यह भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। एक लास्ट हमारा बच गया, लास्ट वीक, और इस लास्ट वीक में हम करते हैं दोस्तों चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो है लास्ट वीक, ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, कौन सा लास्ट वीक की बात कर रहे हैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि द लग गया इसके वजह से। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे 4 लगाएंगे, और लास्ट है जहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये हमारा सिंस और 4 पे कुछ आधारित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिया। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आज की
वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में इससे और भी नए नए अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ। आप तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाले अगले वीडियो का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।